हिमांशु बयानी सर, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जिस तरीके से गारंटी दे रहे हैं, सर गारंटी केवल राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं, गारंटी भाजपा की तरफ से भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सदन के अंदर से भी गारंटी देते हैं, लाल किले की प्राचीर से भी गारंटी देते हैं कि आ रहे हैं, और एक गारंटी सर तेलंगाना से भी निकली है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं डी अरविंद कुमार साहब, उन्होंने भी एक बात कही है कि आप वोट नोटा को दीजिए तो भी मैं जीतूंगा, कार को दीजिए यानी बीआरएस का जो चुनाव निशान है तो भी मैं जीतूंगा, आप हाथ को वोट दीजिए तो भी मोदी ही आएंगे। सर ये जो गारंटी है दोनों तरफ से जो चुनाव में जीतने के लिए दी जा रही है, और जब इतनी पुख्ता गारंटी है तो फिर तो सर इन दोनों गारंटियों में क्या अंतर दिखता है सर? क्या ये दोनों गारंटियां एक ही हैं, केवल चुनावी भाषण के तौर पर? नहीं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बात रखी। मुझे लगता है तेलंगाना के जो मिनिस्टर है उनको तो पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपनी सरकार के ऊपर प्योरली एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग रिगिंग कर रहे हैं इलेक्शन सिस्टम का। तो पहले तो आई थिंक सीबीआई ईडी जो भी इनको इनके तेलंगाना के मिनिस्टर को पहले पकड़ के बोलना चाहिए कि भाई ये क्या आप अनशन बता रहे हो, या जो भी हो रहा है अगर सही है क्या है किस तरीके से, क्योंकि ये तो अपनी सरकार पे दावा कर रहे हैं कि अपनी सरकार इलेक्शन रिग करके सत्ता में आ रही है, तो इनको तो पकड़ लेना चाहिए ना आपको, पहली बात। दूसरी बात, शशि जी ने जो बात कही मैं उससे बिल्कुल सहमत, क्योंकि अगर आप 2019 के आंकड़े देखेंगे तो 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिले हैं, 90 करोड़ मतदाता एलिजिबल, जो मतलब पोलिंग बूथ तक जा सकते, वैसे 90 करोड़ मतदाता थे, उसमें से कुछ 70% टर्न अराउंड हुआ, तो 62 करोड़ वोटर्स पोलिंग बूथ तक गए, उसमें से 23 करोड़ वोट, तो बाकी के 39 करोड़ वोट्स अगर वो कॉन्सोलिडेट करता है ये गठबंधन, तो मुझे लगता है बिल्कुल एक आप कांटे की टक्कर देंगे। लेकिन देखिए ये सब वोट्स में कैसे ट्रांसलेट, देखिए ये राजनीति जो है ना बेसिकली अगर देखने जाए तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बीजेपी इसमें एक तरीके से महारत हासिल कर चुकी है। वो चंगेज खान की तरह, वो चंगेज खान पहले कहीं पे हमला करता था तो पहले भेड़ बकरियां काट के फेंक देते थे उसके मतलब सैन्य जो होता था, तो पीपल मतलब जो वहां के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो घबरा जाते थे ऐसा सब माहौल और मंजर देख के। तो ऐसा बीजेपी में पहले से कह दो कि हम आ रहे हैं। अब आप कैसे आओगे मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि नॉर्थ में आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, दिल्ली में आप नहीं हो, आप खाली उत्तर प्रदेश में हो, ना ही आप हिमाचल प्रदेश में हो, ना ही आप मतलब हरियाणा और आई मीन उत्तर प्रदेश, दो जगह पे हो, बाकी तो आप कहीं हो नहीं। जम्मू कश्मीर तो मतलब एक प्रेसिडेंट गवर्न स्टेट है। तो राजस्थान में जिस तरीके का माहौल, जो बात कही अगेन शशि जी ने कि शायद ये जो परंपरा है वो टूट सकती है, जैसे दूसरे जो हमारे गेस्ट है उन्होंने भी कही, तो वहां पे भी आप नहीं हो, तो आप हो कहां पे? वेस्ट में एक स्टेट गुजरात है और बाकी का आपने थोड़ा बहुत अपना वर्चस्व जमाए रखा है। फाइनेंशियल कैपिटल जो है भारत का मुंबई, वहां पे जोड़ तोड़ करके आप बैठे हो वहां पे, तो आप ना नॉर्थ ईस्ट में हो। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के मामले को लेकर जिस तरीके से परिस्थितियां खड़ी हो रही है, बिजू पट्टायक और ममता जैसे लीडर्स रीजनल छात्र से वो आपको आने नहीं देंगे। साउथ में तो मतलब क्लियरली एक पत्रकार ने पूछा था अमित शाह जी से सेंगोल जब लगाया गया तब कि भाई साउथ में तो आपका वोट शेयर घट रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी घट रही है। कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद ये हुआ था। तमिलनाडु को आप वो करने की कोशिश करो लेकिन हो नहीं रहा है, तो होगा कैसे? तो बात यहां पे अटकती है कि 100 करोड़ मतदाता इस बार पोलिंग बूथ तक जाएंगे, जो कि भारत एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनेगा पूरे विश्व में। 100 करोड़ मतदाता, 1 बिलियन वोटर्स इस बार शायद जा सकते हैं। तो उसमें से मान लीजिए अगर ये 70% टर्न अराउंड वाला मामला होता है, तो बीजेपी को जो वोट शेयर चाहिए पावर में आने के लिए वो 25 से 27 करोड़ हो, क्योंकि अगर ये 70% वाला टर्न अराउंड वैसा का वैसा रहता है तो 70 करोड़ वोट्स आएंगे। उसमें से बीजेपी मान लीजिए कि जिस तरीके से पिछले साल 23 करोड़ था, तो उनके कार्यकर्ता, ऐसा बोला जा रहा है, उनके लोग बोल रहे हैं कि हमारे 20 करोड़ तो कमिटेड हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर्स हैं, तो 20 करोड़ वोट तो मैं दे के चलता हूं कि चलो 20 करोड़ वोट आपको मिल गए। तो बाकी के 4 कार्यकर्ता आपका 1 वोट लाएगा तो 25 करोड़ के ऊपर आप बैठते, और बाकी के 4 कार्यकर्ता अगर 2 वोट लाते तो आप 30 करोड़ पे बैठते। तो मामला मुझे लगता है 25 से 27, हम 30 करोड़ ना ले लेकिन इन बिटवीन मिडिल रेंज में 25 से 27 करोड़ की अगर हम बात करें तो ये वो लड़ाई है। अब उसमें कैप्टिव वोटर्स इनके पास है, चाहे उनके पास सपोर्ट सब जगह से ना हो, लेकिन क्या गठबंधन सामने अगर ये 27 करोड़ वोट चले जाते हैं तो 70 करोड़ में से बाकी के 43 करोड़ वोट्स क्या गठबंधन ला पाएगा और कंसोलिडेट करेगा? अगर करेगा तो ऐसे माहौल में दो परिस्थितियां फिर से पैदा होती है। क्या आप उत्तर प्रदेश जैसा माहौल करोगे कोरोना के बाद, जहां पे सीटें जो है
उसका जो मार्जिन था वो 100-200 मतों से आगे पीछे रहा। तो मतलब मान लीजिए कि गठबंधन के पास कंसोलिडेशन है वोट्स का, लेकिन वो नंबर्स नहीं है पावर में रहने की। और दूसरी जो संभावना मैं देख रहा हूं वो ये है, जैसे गुजरात में हुआ, क्या खाली आपके ही लॉयल वोटर्स मोबिलाइज होंगे, गठबंधन के नहीं होंगे? तो मुझे लगता है गठबंधन को, अगर गठबंधन इतना कॉन्फिडेंट है, तो मुझे लगता है गठबंधन को इसके ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। और तीसरी और अहम बात, ये जो चुनाव है, जो बीजेपी के अंदर जिस तरीके से उम्र को लेकर जो कार्यकाल की बात आ रही है, 75 साल के बाद आप नहीं सत्ता में या पार्टी में उस तरीके से, मतलब मार्गदर्शक मंडल में आपको बैठ जाना पड़ेगा। तो ये लास्ट इनिंग्स है नरेंद्र मोदी की, और वो उसको हारना चाहेंगे। अगर वो हारेंगे तो मुझे लगता है, आपको इसका एनालॉजी है वो जो शारजा में 1988 का मैच था, जहां पे चेतन शर्मा ने लास्ट गेंद डाली थी और जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया था। यू विल गो डाउन इन हिस्ट्री लाइक चेतन शर्मा। आप रोएंगे, टूटेंगे, ये होगा। तो ये होगा, इसकी संभावना के ऊपर मेरे ख्याल से अभी बुकी मार्केट के उसके ऊपर कयास लगाए जा चुके हैं। भाव खुलना बाकी है, वो आने वाला है बहुत शॉर्ट समय में, बुकी मार्केट का भी रुझान आना शुरू हो जाएगा। इन सब के बीच आखिरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि चंद्रयान का जो सक्सेस हुआ उसमें एक चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से देखी। मुझे लगता है इसके लिए आपको श्रेय देना पड़ेगा, जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है देश में। क्रेडिट जो है वो भारत के वैज्ञानिकों को मिला, भारत की इसरो नाम की संस्था को मिला, और लोगों को ये समझ आ गया। क्योंकि आज अगर आप वो वैज्ञानिक देखेंगे तो वो करीबन 40-50 साल की एज ग्रुप वाले ज्यादातर वैज्ञानिक हैं। तो या तो वो 70s या 80s में बॉर्न हुए ऐसे वैज्ञानिक हैं। तो अगर उस समय पे ये संस्थान नहीं बना होता तो क्या आज चंद्रयान आप उस तरीके से सक्सेसफुल कर पाते? उसकी जगह पे कुछ और बना होता। तो कंट्री की प्रोग्रेस की जो ब्लूप्रिंट है उसको लेके चंद्रयान का जो अभी जो टाइमिंग जो हुआ है, मुझे लगता है ये एक पूरा एक माइंडसेट पिवोट करेगा। बिल्कुल लोगों को ये समझ आएगा कि ऐसे संस्थान हमको चाहिए जो कि भारत को आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में उस ऊंचाई पे ले जाए। तो ये जो चीज हो रही है इसमें पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कोई स्कोर नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगता है पब्लिक समझ गई है, और आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा 2 जिस तरीके से होगी तो शायद ये आइडिया उस तरीके से फिर ट्रांसलेट होगा। अब चीज ये है कि गठबंधन ने जो मुद्दा उठाया वो परफेक्टली उठाया है। सब बोलते हैं कि इनकी कोई विचारधारा नहीं, इनका ये नहीं, लेकिन उन्होंने एक विचारधारा पे सब सहमत हुआ है, महंगाई और बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी इस देश में थी लेकिन महंगाई इस लेवल की नहीं। तो ये जो मुद्दा इन्होंने पकड़ा है ना, वो पब्लिक को बिल्कुल टच कर रहा है। और ये वोट्स में कैसे ट्रांसलेट होगा, और अगर वोट्स में ट्रांसलेट होता है तो क्या हार जीत ये 100-200 मतों वाली होगी? क्या खाली इनके जो लॉयल वोटर्स है उनका टर्न अराउंड होगा, या क्या नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगा देंगे अपनी लास्ट इनिंग जीतने के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग उसके साथ? इन 3 संभावनाओं के ऊपर सबका सब कुछ टिका है। उसमें वोटर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या होता है, मुझे लगता है 2024 के बाद ही करें। बाकी तब तक तो ये सब जो स्टेटमेंट्स आते हैं कि अगले साल भी मैं यहीं से स्पीच दूंगा या हम सत्ता में आ रहे हैं, मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। हाँ, स्टेट्स के इलेक्शन नवंबर में जो होंगे वो इंडिकेटर होंगे कि किस दिशा में देश के मतदारों का जो रुख है वो किस दिशा में जा रहा है। तो मेरा ओवरऑल ये एक आंकलन है। जी, एक चीज और जोड़ दूं, एक दर्शक का कहना यह है कि ये जो हमने चूंकि गारंटी को लेकर के आपसे सवाल पूछा है, दोनों गारंटियों का, वो कह रहे हैं कि एक गारंटी जो है वो जनता के भरोसे है और दूसरी गारंटी ईवीएम के दम पर है। ईवीएम का जो सवाल उठाया जा रहा है, मैं वही बता रहा हूं। तो मैं वही बता रहा हूं, ये जो नेता, जो बड़बोले नेता इनके जो है ना, ये जो तेलंगाना में, इनको पहले पकड़ो आप। इनको, इनकी सरकार को या तो पकड़ के इनको बर्खास्त करने लगा। आप सरकार के सामने एलिगेशन लगा रहे हो, मतलब पब्लिक के लिए तो आसान हो गया, विपक्ष के लिए आसान हो गया अगर ये आप कर रहे हो तो। और आप खुला चैलेंज कर रहे हो इस कंट्री की डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, और जो पोलिंग, जो मतों की जो व्यवस्था है, पोलिंग की जो व्यवस्था है। आप बोल रहे हो कि ये इलेक्शन कमीशन ये सब रबर स्टैंप है, ये टूथलेस टाइगर है, सब रेगुलेटरी बॉडीज हम ही है। तो क्या भारत को ऐसे नेता और ऐसी राजनीति और ऐसे राजनीतिज्ञ चाहिए? ये भारत को डिसाइड करना, ये भारत के नागरिकों को डिसाइड करना। बिल्कुल 2 गारंटी, एक गारंटी जनता के भरोसे है और एक गारंटी जो है वो उसका एक कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो हम ही आएंगे, जैसे वो तेलंगाना के नेता ने बोल दिया। तो मुझे लगता है ये जो दर्शक ने आपके जो रिव्यू दिया है वो सही दिया। जी, हिमांशु सर, सर जो उन्होंने बात कही, उन्होंने सीधे कहा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य नहीं,
सारे इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और ये सारी चीजें उन्होंने गिनवा दी कि ये सब पर जो है किस तरीके से सरकार ने आक्रमण किया है और किस तरीके से सरकार के कब्जे में ये सारी संस्थाएं हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये आक्रमण ना होते, ऐसे कब्जे ना होते सरकार के इन संस्थानों पर, तो 2019 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती। सर, लोकतंत्र के हिसाब से प्रजा जो आज हम जिस तरीके से बात करते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात कर देते हैं और डेमोक्रेसी की मजबूती की बात करते हैं, देश और दुनिया में जाकर के संवैधानिक चीज़ों की बात करते हैं। ऐसे में सर ये जो आरोप है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? किस तरीके से देखते हैं इस आरोप को आप? देखिए, मैं ह्यूमैनिटीज का विद्यार्थी रहा हूं। मैं मेरे सब्सिडरी सब्जेक्ट्स जो थे वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी थे और मेरा मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट था वो इंग्लिश था, मेन सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री में एक चीज आती थी कि डेमोक्रेसी जब खत्म होती है तो उसको डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती है, उसके बाद उसमें मोबोक्रेसी पहले आती है, उसके बाद थियोक्रेसी आती है, उसके बाद ऑटोक्रेसी आती है और बाद में एरिस्टोक्रेसी आती है। तो उसको वापस रिस्टोर करने में आपको एक वक्त लग जाता है। तो मुझे लगता है इस दिशा में जो ये होते हैं स्टेप्स, उसमें कुछ 2 स्टेप्स तो हो गए। अभी 2024 में अगर ये चुनाव जीतती है पार्टी तो शायद ऑटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी की तरफ ये देश जाएगा। तो मुझे लगता है राहुल गांधी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि आप इन संस्थाओं को रिस्टोर कर लीजिए, उनकी जो वैल्यूज है उनको रिस्टोर कर लीजिए, जो रेगुलेटर्स है उनको उनका सही काम करने दीजिए। देश के संविधान में ये सब बातें हैं। इसीलिए विवेक देबरॉय ने मिंट में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का वक्त आ गया है। अब एक इकोनॉमिक एडवाइजर को कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का वक्त क्यों लग रहा है भाई, जो भी एक प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर है? तो ये पूरा एजेंडा चल रहा है और इस एजेंडा के खिलाफ है। देखिए, बातें बहुत सारी आती है, करप्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। अब ये देश है, परफेक्ट कोई देश होता नहीं है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। लेकिन जहां तक मैंने जैसे कहा, बेरोजगारी मुद्दा नहीं था इस देश में, इसलिए क्योंकि बेरोजगारी थी लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी। लेकिन आप जब एक डेंजरस कॉकटेल करेंगे बेरोजगारी, महंगाई का, मुफ्त राशन देने का और उसके ऊपर पब्लिक को मतलब एक जिसको बोले उसको कोई नॉलेज एक्वायर ना करे, कुछ नया ना सीखे, तरीके से उसमें कोई अवेयरनेस ना आए, तो वो बहुत ही खराब परिस्थिति है। उस परिस्थिति के सामने ये गठबंधन शायद लड़ रहा है। वो बोल रहे कि इतना 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 होना चाहिए। दूसरा कि विकास जो है, प्रगति जो है, वो फेक भी नहीं होनी चाहिए। आप आज कुछ खड़ा कर देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो वहां पे चल ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये कब होता है? जब आप अपने तरीके से चलते हैं, आपको पता है कि कोई इंस्टीट्यूशंस हमें कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पे हमने हमारे लोग ही बैठा दिए जो हमको अपने आका मानते हैं। तो ये परिस्थिति कि देश के ऊपर, देश की व्यवस्था के ऊपर, देश के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर एक वॉचडॉग बैठे हैं, ये परिस्थिति बिल्कुल आइडियल है और ये होनी चाहिए। आज आप क्यों एक सीआईओ, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की बात कर रहे हैं सीबीआई और ईडी के ऊपर वॉच रखने के लिए? देखिए, आप आईपीसी में चेंज ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आपको पता है अगर कल को आप सत्ता में नहीं है तो इन सब चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो यही सब चीजें हो रही है कि आप एक पूरा एक लीगल, जिसको बोले मोट, एक खड़ा कर रहे हैं कि कल को जो कुछ भी किया है वो आपके सामने खड़ा ना हो जाए। राहुल गांधी बिल्कुल यही बोल रहे हैं कि आप वॉचडॉग्स बिठाइए, जो पूरी एक आपकी डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके ऊपर जुडिशरी एक तरीके से मतलब एक अथॉरिटी है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे काम करने वाले बॉडीज अथॉरिटी है, उसके ऊपर जो भी कमीशंस वगैरह जो बैठे वो भी अथॉरिटीज है। तो उनको उनका काम करने दीजिए, वो ऑटोनोमस रहने चाहिए। अगर ये ऑटोनॉमी नहीं रहेगी तो बिल्कुल आप, कोई भी दावा कर सकता है कि मैं अगले बार इसी जगह से भाषण करूंगा या मैं ही इस देश का वो हूं, मैं सब उसी पे आता है क्योंकि आपको पता है मैं ही अथॉरिटी हूं, बाकी तो कोई अथॉरिटी है नहीं। तो मुझे लगता है ये जो कहा है वो सही है कि आपने ऑटोक्रेटिक सिस्टम्स, पूरी जो ऑटोक्रेसी है वो उसको खत्म कर दिया है और आप खुद एक ऑटोक्रेसी बन गए, जो कि 2024-29 में सबको यही बात कर रहा है। और हमको भूलना नहीं चाहिए मनमोहन सिंह की वो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा गया वो एक वाक्य, उन्होंने वार्न किया था कि अगर ये हुआ तो इट विल बी अ डिजास्टर। ये दिख रहा है हमको, तो वेट एंड वॉच कीजिए। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में कैसे, जैसे मैंने कहा कि वोट्स में कैसे ट्रांसलेट होता है और अगर वोट्स में ट्रांसलेट होता है तो सत्ता में कैसे परिवर्तित होता है, ये देखना है। सर, मैं चलते चलते और हिमांशु सर आपसे भी एक उस पे भारत जोड़ो यात्रा की ही बात कर लें कि जो पार्ट 2 है उसको राज्यों के चुनाव के लिहाज से
और फिर जो है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उस पूरी यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? किस उसका जो परिणाम है, जो उसका असर है, वो किस तरीके से देख रहे हैं? कितना असरकारक होगा वो? मुझे लगता है गुजरात, ये जो भारत जोड़ो यात्रा जो है, इसका जो फेज 2 है वो बहुत ही कारगर साबित होगा। उसका जो टाइमिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि एक विचारधारा अभी पकड़ रही है। जैसे अभी शशि जी ने भी कहा कि मतलब आपका 2014 का जो कैंपेनिंग था वो ये था कि आप तो राजघराने से और हम तो फकीर है। अब फकीर 800 करोड़ के प्लेन में घूमते हैं और ये राजघराने वाले मतलब डिलीवरी बॉय के साथ खाना खाने बैठ जाते हैं, बाइक चला लेते हैं, किसी गैरेज मैकेनिक के साथ चले जाते हैं, किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, दौलत भी उनकी उसमें आ जाते हैं। रघुराम राजन के साथ वो राजस्थान में किसी खेत में किसी के घर के ऊपर 2 प्लास्टिक की कुर्सियां लगा के पूरी वर्ल्ड की, इंडिया की इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कैसे ऑप्टिक्स बिल्टअप हो रहे हैं, कितना ये कन्वर्ट होता है वोट्स में, मुझे लगता है देखना पड़ेगा। लेकिन इसकी असर बिल्कुल आएगी। और एक बात समझिए, आज जो बैठे हैं लोग विरोध पक्ष में वो 40-45 लोग हैं। अगर ये संख्या भी बढ़ेगी ना, मान लीजिए, तो भी इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा आएगा। ऐसा नहीं है क्योंकि 17 साल के बाद इन लोगों के पास सत्ता आई है तो वो सत्ता आसानी से छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन सामने अगर रेजिस्टेंस भी अगर इतना है, रेजिस्टेंस इन द सेंस कि जो गलत हो रहा है उसको वो अगर गलत तरीके से वॉइस आउट करते हैं, तो मुझे लगता है अगर वो संख्या भी बढ़ती है तो देश में एक माहौल बनेगा। वरना तो क्या है, ऑटोक्रेटिक सिस्टम आ जाएगी और उसके बाद एरिस्टोक्रेसी आ जाएगी। तो ये मुझे लगता है बहुत टफ होगा फिर डेमोक्रेसी रिस्टोर करना। तो एटलीस्ट एक रेजिस्टेंस बिल्टअप हो, ये बहुत जरूरी है।